हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम नेक्स्ट इसमें एक ख़ास टॉपिक है उसे स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पायरेटरी क्वोशेंट, श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक का मतलब क्या होता है? डिफरेंट जो रेस्पायरेटरी सब्सटेंस होते हैं उसमें श्वसन की प्रक्रिया के दौरान या उनके ऑक्सीडेशन के दौरान कितना CO2 का वॉल्यूम रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, प्रिपेयर होता है, और उसी दौरान कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम उस रेस्पायरेशन प्रोसेस में यूज होता है। इस रेशियो को हम श्वसन गुणांक कहते हैं। इवॉल्व वॉल्यूम ऑफ CO2 and used of particular volume of O2 during respiration of a specific respiratory substance known as respiratory quotient, या हम उसे श्वसन गुणांक के नाम से जानते हैं। और इसका जो स्टडी होता है, इसका जो अध्ययन होता है वो एक खास एपरेटस द्वारा होता है। उस एपरेटस का नाम है रेस्पायरेटरी गेनोंग्स रेस्पायरोमीटर। गेनोंग्स रेस्पायरोमीटर हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। उसी के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस का RQ स्टडी किया जाता है। क्लियर? तो श्वसन गुणांक है क्या? विभिन्न श्वसन पदार्थ के श्वसन के समय उत्पन्न CO2 की मात्रा तथा उपयोग की गई O2 की मात्रा का अनुपात रेशियो श्वसन गुणांक कहलाता है। श्वसन गुणांक कहलाता है। ठीक है, इसी को हम रेस्पायरेटरी क्वोशेंट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसे हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अच्छा, अर्थात क्या हो गया? RQ इजिकल टू CO2 अपॉन O2, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसके बेसिस पर हम स्टडी करेंगे। RQ इजिकल टू CO2 अपॉन O2। ठीक है, श्वसन गुणांक का अध्ययन गेनोंग्स रेस्पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। क्लियर? अब अपन को समझना है कि RQ है क्या, ये श्वसन गुणांक है क्या। क्लियर? तो हमें इसको पहले
डायग्रामेटिक फॉर्म में समझना। देखो ध्यान से, यहाँ एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है और ये ऐसा एक कांच का एपरेटस होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब इसमें यहाँ एक इस तरीके से पाइप होता है और वो लो उसका कांच का ही होता है, इस तरीके का, ऐसे। ठीक है, यहाँ हो गया ये स्टैंड। क्लियर? ये स्टैंड। अब इस स्टैंड को इस तरीके से अपन ने रख दिया। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ एक और कांच का एपरेटस इस तरीके का, इसमें सलाइन वाटर भरा जाता है ये। अब ये भी एक कांच का ही एपरेटस है। क्लियर? अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक पाइप लगाई जाती है, ये यहाँ एक पाइप रहता है ऐसे, यहाँ से एक पाइप जोड़ के रखा जाता है। ये प्लास्टिक का पाइप है, ऐसे प्लास्टिक का पाइप इस पर अटैच किया जाता है। अब इन दोनों को इस स्टैंड से कनेक्ट कर देता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसे हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और इससे हमने स्क्रू होते हैं इसमें और इससे ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दोनों को इस स्टैंड पर अटैच कर दिया। ध्यान से देखना। अब रीडिंग कहाँ होती है, इसमें इस जगह होती है रीडिंग, यहाँ इस तरीके से इस जगह रीडिंग पाई जाती है ना, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 and 8 सपोज है सेंटीमीटर में। अब ये रीडिंग है, रीडिंग इसी पर होती है, ध्यान रहे। अब इसमें भरा जाता है वाटर, इसमें हम भर देते हैं वाटर की, सलाइन वाटर होता है ये। सलाइन वाटर याद रहे, इसी सरफेस तक भरना है, इसी सरफेस तक। जिस सरफेस तक आप इसमें भर रहे हो उसी सरफेस तक आपको भरना। अब यहाँ एक होता है कैप कुछ इस तरीके का, जो यहाँ पर फिक्स हो जाता है ऐसे। इसमें एक होल होता है और ये बाकायदा एक स्क्रू होता है ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, यहाँ पर रखी गई कॉटन,
क्या रखा गया, कॉटन, ठीक है। और यहाँ है ये जर्मिनेटिंग सीड, ये जर्मिनेटिंग सीड्स ऐसे, ये जर्मिनेटिंग सीड्स, क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड्स का जो आरक्यू वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है ना। तो ये क्या है, कॉटन, ये कॉटन विथ वाटर, विथ वाटर, वाटर इसलिए है जिससे कि जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड्स, क्लियर, ये जर्मिनेटिंग सीड्स। अब ये है सलाइन वाटर, सलाइन वाटर, ये स्टैंड हो गया, क्या, स्टैंड, ओके। अब आरक्यू कैसे काउंट किया जाता है, तो आरक्यू काउंट ऐसे किया जाता है, अब ये जो सीड्स हैं वो किस चीज़ के हैं, वो गेहूं के सीड हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, अगर वो चने के सीड्स हैं तो इसमें फिर आपका प्रोटीन होगा, अगर ये मस्टर्ड सीड होंगे तो कहीं ना कहीं इसमें फैट होगा, कैस्टर सीड होंगे फैट होगा, ग्राउंडनट सीड्स होंगे फैट होगा। तो होता ये है कि अब चूँकि इसमें सलाइन वाटर को भर दिया है और इसमें जर्मिनेटिंग सीड्स रख दिए और इससे कैप को बाद में ऐसे टर्न कर देते हैं जिससे कि ये एयर टाइट एपरेटस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो सीड्स हैं ये इसी में से O2 को एब्जॉर्ब करने जा रहे हैं और यहीं पर ये CO2 को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन करेंगे, क्योंकि कोई भी लिविंग है जब तक वो रेस्पिरेशन करेगा तभी तक लिविंग कंसिडर किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये यहाँ पर रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब इनके अंदर जो भी कंपोनेंट है, जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से एक ग्लूकोज के रेस्पिरेशन में 6 ऑक्सीजन को ऑब्टेन करेगा और 6 CO2 को वो प्रोड्यूस करेगा। तो अल्टीमेटली बात क्या हुई कि अगर ये ग्लूकोज है, थोड़ी देर के लिए मान लो गेहूं के बीज हैं, कार्बोहाइड्रेट है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि हर एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए ये 6 ऑक्सीजन को ऑब्टेन करेगा और 6 CO2 को ये प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आरक्यू वैल्यू CO2/O2 मतलब 6/6, तो इसका मतलब क्या हुआ, आरक्यू वैल्यू 1 हो गया। तो इस तरीके से इसमें कंसिडर किया जाता है। अब अगर मोर देन 1 अगर आरक्यू वैल्यू आ रही है तो ऐसी परिस्थिति में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इस एपरेटस के अंदर। ऐसी परिस्थिति में ये इस लिक्विड पर एक प्रेशर डालेगा और लिक्विड पर जब प्रेशर डालेगा तो लिक्विड की सरफेस डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। अगर इस एपरेटस में लिक्विड की सरफेस डाउनवर्ड शिफ्ट होती है तो आरक्यू वैल्यू मोर देन 1 माना जाता है, और अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है ये लिक्विड, तो ऐसी परिस्थिति में फिर आरक्यू वैल्यू लेस देन 1 मानी जाती है। क्लियर। और अगर इसकी सरफेस में कोई चेंज नहीं आता है तो ऐसी परिस्थितियों में हम आरक्यू वैल्यू 1 मानते हैं। तो लेस देन 1, मोर देन 1 या 1। तो ऐसी परिस्थितियों में इस लिक्विड में जो शिफ्टिंग होती है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, मोर देन 1 है, और अगर अपवर्ड शिफ्टिंग हो रही है तो लेस देन 1 है। अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आरक्यू वैल्यू, अच्छा, तो हम यहीं पर एक बात लिख सकते हैं, यदि उपकरण में
जल की सतह अपरिवर्तित रहती है, जल की सतह में परिवर्तन नहीं होता है, तब RQ मान एक होता है, RQ मान एक होता है। सतह ऊपर की ओर बढ़ता है, तब RQ मान क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, लेस देन 1। सतह नीचे की ओर स्थानांतरित होता है, तब RQ मान मोर देन 1 होता है। क्या होता है, मोर देन 1 होता है। ऐसे लेस देन 1 एंड मोर देन 1 होता है, एक से ज़्यादा एक से कम। अब इसमें अलग अलग कंपोनेंट के RQ वैल्यू कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसी में जैसे अब यहाँ पढ़े अलग अलग पदार्थों के RQ मान। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का RQ मान क्या होगा, RQ मान हमेशा एक होता है। कैसे, सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो वायवीय श्वसन में देख लो, C6H12O6, ठीक है, प्लस O2, एरो क्या है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, प्लस एनर्जी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप क्या देखोगे इस वैलेंसी में 6O2, 6CO2, 6 वाटर। तो RQ है क्या, तो RQ इक्वल टू क्या हुआ, RQ इक्वल टू CO2 अपॉन O2 इक्वल टू क्या 6/6 इक्वल टू क्या हुआ 1। बोलो 6 ऑक्सीजन यूज हुए, 6 CO2 प्रोड्यूस हुए हैं, इसका मतलब है 6/6 CO2 अपॉन O2 6/6 इक्वल टू 1। अब यहीं पर अगर बात की जाए कि अवायवीय श्वसन का RQ मान कितना होता है, किसका, ग्लूकोज के अवायवीय श्वसन का RQ मान, अवायवीय श्वसन का RQ मान कितना होगा, RQ मान कितना होता है, इसमें ऑक्सीजन यूज ही नहीं होता, तो इसे इन्फिनाइट माना जाता है, अनंत
अनंत का साइन कैसे बनाते हो? अनंत मानते हैं, अनंत मानते हैं। क्यों मानते हो? ज़रा देखो, मतलब C6H12O6, ठीक है, ऑक्सीजन यूज नहीं होगा और इससे बनेंगे क्या? CO2 प्लस C2H5OH, क्लियर, प्लस क्या? एनर्जी, वो भी कितनी? 2 ATP। हमें एनर्जी से अभी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसकी बैलेंस ही करेंगे तो यहाँ क्या है? 2 देन 2, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? 2CO2 मिल गया। तो RQ वैल्यू की काउंटिंग करेंगे तो क्या करोगे? RQ इज इक्वल टू CO2 अपॉन O2, 2/0 इज इक्वल टू क्या होगा? ये अनंत आ जाएगा, क्लियर। तो इन्फानाइट, अनंत RQ वैल्यू हमें देखने को मिलेगी और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ग्लूकोज का हो रहा है ऐसी परिस्थिति में, क्लियर। अब हम RQ वैल्यू काउंट करते हैं कुछ और सब्सटेंसेस की, और वो सब्सटेंस क्या है? जैसे वसा का RQ मान कितना होता है? वसा का RQ मान, RQ वैल्यू ऑफ फैट, RQ वैल्यू ऑफ फैट यानी कि वसा का RQ मान, तो कह सकते हैं यह 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, जो लगभग 0.7 माना जाता है। कितना है ये? 0.7, लेस देन 1, 1 से कम। ऐसे भी पूछा जाता है लेस देन 1, मोर देन 1, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर एग्जैक्टली पूछा जाए तो 0.7। इसके लिए NCERT ने ट्राइपामेटिन एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है? CHO C51 H98 O6, ठीक है, प्लस यहाँ पर है 145 O2 एरो ओ ना। अब ये 2 मॉलिक्यूल हैं ऐसे, और ये है कौन? ट्राइपामेटिन, ये है ट्राइपामेटिन, और ये है कौन? वसा। क्या है ये? वसा। तो एरो क्या आता है? एरो आते हैं 102 CO2 प्लस 98 क्या? 98 H2O, ये मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं ऐसे। H2O प्लस क्या बनता है? प्लस बनती है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। तो फिर कहूँगा एनर्जी से कोई ज़्यादा लेना देना अभी नहीं है। अब हम क्या करें? अब हम यहाँ पर देखें तो RQ इक्वल टू क्या होगा? RQ इक्वल टू आप जानते हो CO2 अपॉन O2। अब CO2 कितने हैं? 102 अपॉन 145। अगर इसको डिवाइड करते हो तो ये आएगा 0.7 के आसपास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि RQ वैल्यू जो है ट्राइपामेटिन यानी कि फैट की वो हो जाती है लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं या दूसरे कंपाउंड ग्लिसरॉल आदि होते हैं, तो इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए
आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फैटी सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब बात आती है कि वैल्यू प्रोटीन की कितनी होगी। तो आरक्यू वैल्यू ऑफ प्रोटीन का जो आरक्यू वैल्यू है वो क्या होता है। तो ये हमेशा क्या होता है, यह 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, जो लगभग कितना है, जो लगभग 0.8 0.9 भी माना जाता है, 9 तक माना जाता है। ठीक है, लेकिन लेस देन 1 होगा, 0.8 भी हो सकता है कुछ का, 0.9, लेकिन याद रहे 1 से कम रहेगा। अब आरक्यू वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का जो आरक्यू वैल्यू है वो हमेशा मोर देन 1 होता है। क्या होता है, मोर देन 1, ऐसे। आरक्यू वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू वैल्यू, इसका आरक्यू मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा आरक्यू वैल्यू किसकी होती है, ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो सबसे ज़्यादा आरक्यू वैल्यू मानी जाती है ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड में जो आरक्यू वैल्यू है वो मानी जाती है 4। तो सबसे ज़्यादा इसी की है ना। तो सबसे पहले ये कह सकते हैं कार्बनिक अम्ल का श्वसन अंत में होता है, अंत में होता है। मतलब बॉडी में जब कोई भी कंपाउंड नहीं बचेंगे, इवन प्रोटीन भी नहीं बचेगा, उसके बाद होगा, अंत में होता है। इसका आरक्यू मान, इसका आरक्यू मान हमेशा 1 से अधिक होता है, अधिक होता है। ये चीज़ें याद रखने की है ना। वैसे भी कहा जाता है कि जब एसिडिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या होता है, यहाँ से 2 CO2 मतलब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH, तो ऑक्सीडेशन के बाद में क्या होता है, यहाँ से एक CO2 रिलीज होता है एक्स्ट्रा, तो एक्सेस अमाउंट में CO2 रिलीज होते हैं। तो एक्सेस अमाउंट में CO2 रिलीज होने की वजह से यहाँ पर आरक्यू वैल्यू मोर देन 1 हो जाती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल का अम्लीय समूह, अम्लीय समूह, अम्लीय समूह COOH ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में
एक अतिरिक्त CO2 उत्पन्न करता है। क्लियर? एक्स्ट्रा CO2 को प्रोड्यूस करता है। कह सकते हैं ऑक्सैलिक अम्ल का RQ मान सर्वाधिक अर्थात 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है, या ब्रैकेट में डाल देते हैं 4 होता है। जबकि लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रोरिक एसिड का RQ मान 1.33 होता है। कितना होता है? 1.33। तो RQ वैल्यू यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड का जो होता है वो 1.33 माना जाता है। इवन मोर देन 1 तो है ही। तो सीधा कंसेप्ट ये जाता है कि प्रोटीन फैट का RQ वैल्यू लेस देन 1, कार्बोहाइड्रेट का RQ वैल्यू, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, याद रहे, ग्लूकोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है तो उसका RQ वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो इंडेफिनिट, अनंत आता है। अच्छा, और ऑर्गेनिक एसिड कोई भी हो तो ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनिक एसिड का RQ वैल्यू मोर देन 1 होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑक्सीजन की उपस्थिति में अतिरिक्त CO2 को प्रोड्यूस करता है। इस वजह से CO2 का कंसंट्रेशन वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो ये बात हो गई RQ वैल्यू की। एक बात और है, केम प्लांट का RQ वैल्यू 0 माना जाता है। कभी कोई आपसे पूछे, केम प्लांट का मतलब होता है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जहाँ पर क्रेसुलेसी फैमिली के मेंबर हैं, जैसे नागफनी है, इसे हम कैक्टस भी कहते हैं, नागफनी, ओपनसिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रात के समय जितनी भी CO2 प्रोड्यूस होती है उसे एसिड बनाने में उपयोग कर लिया जाता है। तो रात को भी ये प्लांट CO2 प्रोड्यूस नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये कि दिन के समय चूँकि इनके रंध्र बंद रहते हैं तो वही मैलिक एसिड को ब्रेक करके जो CO2 निकलती है उसे ग्लूकोज बनाने में उपयोग करते हैं। मतलब ये हो जाता है कि केम प्लांट कभी भी न तो रात को न दिन में CO2 का प्रोडक्शन करते हैं। हालांकि प्रोडक्शन अंदर ही करते हैं, वो बॉडी से बाहर नहीं आती, उस कैक्टस के प्लांट से बाहर नहीं आती, और इस वजह से हम इसका जो RQ वैल्यू है वो 0 कंसिडर करते हैं। तो कह सकते हैं केम प्लांट, क्या केम का मतलब है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पौधों जैसे नागफनी तो हम कहते हैं ओपनसिया,
ओपनसिया, अंग्रेजी में से कैक्टस भी कहते हैं, कैक्टस का RQ मान 0 माना जाता है ऐसे। ठीक है, RQ वैल्यू NCERT ने एक्सप्लेन की है, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इन सब चीज़ों को याद रखना। मैंने आपको मैक्सिमम यहाँ पर स्टडी करा दी है, इवन जो नहीं है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। गेनोंग्स रेस्पिरोमीटर है ये, इसका स्ट्रक्चर एक इसका है स्ट्रक्चर ऑफ गेनोंग्स, एक साइंटिस्ट का नाम है, रेस्पायरोमीटर, गेनोंग्स रेस्पायरोमीटर, है ना। तो ये इस पर स्टडी की जाती है ऐसे। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, अबाउट टू RQ वैल्यू। कुछ तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ट्राइपामिटिन का RQ वैल्यू सीधे पूछा जा सकता है, क्योंकि NCERT में दिया गया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनता है ना। तो कहा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कैस्टर अरंडी के बीज का RQ मान होता है कितना होगा, RQ मान होता है तो 1 से कम, ठीक है। दूसरा 1 से अधिक, क्लियर। तीसरा 1, चौथा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या डालोगे आंसर, कैस्टर क्या है, कैस्टर अरंडी, अरंडी में क्या होता है, फैट, बसा होती है, तो बसा का RQ मान क्या होगा, 1 से कम, ठीक है। अब जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कैसे, यहाँ क्वेश्चन, यदि रेस्पायरोमीटर में जल की सतह नीचे की ओर का मतलब डाउनवर्ड, कैसी, डाउनवर्ड स्थानांतरित होती है, तब श्वसन पदार्थ होगा, क्या होगा बताइए। नंबर 1 ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा क्या होगा, फैट। तीसरा क्या होगा, प्रोटीन। चौथा क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड। बताइए आंसर क्या होगा ऐसी परिस्थिति में।
तो ऐसी परिस्थिति में आंसर होगा अपना फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में CO2 का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ऑर्गेनिक एसिड, और CO2 का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो ये जो लेयर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और नीचे की तरफ जैसे ही शिफ्ट होगी वैसे ही यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, इसका सीधा अर्थ है कि CO2 का प्रोडक्शन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा हो रहा है, मतलब वो ऑर्गेनिक एसिड होगा, आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई। क्लियर? ऐसे अब कुछ और भी इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं आर की वैल्यू में। क्लियर? ऐसे अब अपन एक कॉलम बनाते हैं, कॉलम वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है। वो कैसे? दिए गए कॉलम फर्स्ट तथा सेकंड को सुमेलित कीजिए। क्लियर? अब जैसे ये है कॉलम फर्स्ट, तो इसमें है जैसे ए है प्रोटीन, बी है एनारोबिक रेस्पिरेशन, सी है ग्लूकोज, सी है, डी है आपका फैट। ठीक है? अब है कॉलम सेकंड में जैसे लें हम, इसमें दे दिया 1, इसमें दे दिया हमने 0.07, इसमें दे दिया हमने 0, इसमें हमने दे दिया आपको 0.99, और हमने दिया कितना? अनंत इनफाइनाइट। ठीक है? तो इसका सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ। आंसर आप कैसे बनाओगे? ए में क्या रखोगे? प्रोटीन, तो प्रोटीन में हो गया फोर्थ। ठीक है? अब बी में क्या हो गया? बी में आपका आ गया फिफ्थ। अब सी में ग्लूकोज में आ गया, सी का मतलब हो गया 1, और डी में क्या आ गया? तो डी में आपका आ जाता है 0.07, तो इसका मतलब है सेकंड। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऐसी परिस्थितियों में। क्लियर? तो ये है आर क्यू वैल्यू। ये सेगमेंट छोटा सा एनसीईआरटी में है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बनाता है। क्लियर? तो ये मैंने आर की वैल्यू भी पढ़ा दी। अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने किस तरीके से इसकी स्टडी की है। तो रेस्पिरेशन में हमने इंट्रोडक्शन लिया, रेस्पिरेशन में प्लांट ब्रीदिंग क्यों नहीं करते इस पर बात करी, फिर हमने एनारोबिक एरोबिक पर बात करी। ठीक है? अच्छा, उसके बाद में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की मैकेनिज़्म स्टडी की। उसके बाद में हमने वहीं पर ग्लाइकोलिसिस की स्टडी की, देन क्रेब्स साइकिल स्टडी की। क्रेब्स साइकिल के बाद में हमने एम्फीबोलिक पाथवे, रेस्पिरेशन में एनसीईआरटी ने डिस्क्रिप्शन किया है कि रेस्पिरेशन इज ए एम्फीबोलिक प्रोसेस, उभयधर्मी, मतलब उसमें
कैटाबॉलिक रिएक्शन भी होती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन भी होती हैं। तो ये दोनों नेचर रेस्पिरेशन शो करता है। तो हमने क्रेब्स साइकिल के बाद में उसे स्टडी किया। उसके बाद में हमने स्टडी किया ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने 2 बार आपको एक्सप्लेन किया, बोर्ड पर आपके सामने उस डायग्राम को भी बनाया। उसके बाद में हम लोगों ने स्टडी किया फर्मेंटेशन, जो NCERT ने ग्लाइकोलिसिस के बाद में एक्सप्लेन किया था। फर्मेंटेशन के बाद में हमने RQ की बात करी। अब यहाँ पर एक चीज़ और बचती है, वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कुछ अपन लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस भी स्टडी किए। तो श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, इन चीज़ों पर और स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम ऐड करें जो NCERT में नहीं है, लेकिन हमसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं अदर वे में, कैसे क्या है वो उस तरीके से हम पूछ लेते हैं, क्योंकि एंजाइम का सीधा कनेक्शन रेस्पिरेशन से है। ठीक है, तो हम अगला हेडिंग जोड़ते हैं, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। आप इन फैक्टर को इस एपरेटस पर भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, कैसे? मान के चलो ये एपरेटस लो, हमने कुछ सीड रख दिए। ठीक है, अब हमने इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगी कि घटेगी? अगर हमने इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस एपरेटस को रख दिया, तो फिर इसमें जो वाटर की सरफेस है वो उसकी लोकेशन क्या होगी, उसकी शिफ्टिंग होगी नहीं होगी? तो इससे हम काउंटिंग काफ़ी हद तक कर सकते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी यही है, क्या श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? तो श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? जैसे सबसे पहले ये बात करें, श्वसन एक एंजाइमेटिक, कैसी? एंजाइमेटिक अभिक्रिया है, अतः एंजाइम को प्रभावित करने वाले सभी कारक श्वसन को भी प्रभावित करते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब हम सबसे पहला फैक्टर लेते हैं, वो है टेम्परेचर। क्या? तापमान। तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, यह है श्वसन
एंजाइम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ठीक है, प्रभावित करता है। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप श्वसन के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय होते हैं, जिससे श्वसन रुक जाता है या अवरोधित होता है, क्लियर। श्वसन अफेक्टेड होता है। और अगर टेम्परेचर 60 के ऊपर जाता है ना, 60 डिग्री अथवा इससे अधिक ताप होने पर एंजाइम अपघटित हो जाते हैं, यानी कि स्कंदित हो जाते हैं, अपघटित होते हैं, क्लियर, अपघटित होते हैं, जिससे श्वसन रुक जाता है, जो श्वसन को भी प्रभावित करता है, क्लियर, ऐसे श्वसन को भी प्रभावित करता है। अब एक होती है Q10, ये बड़ा खास है। Q10 उसमें श्वसन जहाँ अपन को पढ़ाया जाता है बायोमॉलिक्यूल में, वहाँ पर Q10 का कंसेप्ट है, तो हम उसी पर बात करेंगे। श्वसन पर ये Q10 क्या होता है? एक कंसेप्ट है Q10, ये तो Q10 का मतलब ये होता है कि यदि हम श्वसन का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें या 10 डिग्री सेंटीग्रेड माध्यम में घटा दें, तो ऐसी परिस्थिति में श्वसन की जो दर है या तो दोगुनी हो जाएगी और या फिर वो आधी हो जाएगी। मान के चलो कि श्वसन की जो दर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंप्लीट हो रही है। अगर हम वहीं पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप करते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर श्वसन की दर चल रही थी, अब वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन श्वसन 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर चल रहा है, अब हम वहाँ पर टेम्परेचर घटाकर 5 डिग्री कर देते हैं, तो 15 डिग्री पर जो श्वसन की दर थी अब वो आधी हो जाएगी। ये प्रोसेस 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक
इस रूल को फॉलो करती है, लेकिन उसके बाद में ये रूल लागू नहीं होता। तो कह सकते हैं प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बढ़ने पर श्वसन की दर 2 गुना बढ़ती है। तथा 10 डिग्री ताप कम होने पर आधी रह जाते हैं, आधी हो जाती है। इसे Q10 कहा जाता है। ठीक है, वास्तविकता ये है कि यहाँ पर सीधे सीधे एंजाइम पर एक इम्पैक्ट डाला गया है, और एंजाइम पर जो इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह से ये श्वसन की प्रोसेस को भी अफेक्ट कर रही है, इम्पैक्ट डाल रही है ना। तो ये टेम्परेचर का सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा डाइवर्सिटी में एक जगह लिखा हुआ है, क्या कारण है कि रेफ्रिजरेटर में रखे हुए जो फल सब्जियां हैं वो ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। तो वहाँ एक्चुअली क्या होता है, फ्रिज के अंदर 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। जैसे फ्रीज़र है तो वहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। जैसे जैसे नीचे आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 तक चला जाता है। तो आप सोचो ऐसी परिस्थितियों में इस तापमान पर श्वसन की दर मिनिमम, यानी कि जो फल हैं उनकी जो पकने की दर है वो धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फलों को पकाने की प्रक्रिया में भी एंजाइम काम करते हैं। तो उस प्रोसेस को, फलों के पकने की जो प्रोसेस है उसे हम क्लाइमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं। तो वो क्लाइमेट्रिक प्रोसेस कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है, और इस वजह से फल और सब्जियां लंबे समय तक उसी स्वरूप में बनी रहती हैं। अच्छा, दूसरा एक और कारण होता है कि वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, ये भी क्या है वहाँ उस लो टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इस वजह से बैक्टीरिया और फंगस से भी हमारी चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो हम इसे भी एक पॉइंट के बेसिस पर लिख लेते। कैसे? यहीं पर लिख लेते हैं ऐसे। चलिए सीक्वेंस में लिखते हैं। हाँ, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, में रखी हुई फल सब्जियां अन्य खाद्य पदार्थ अधिक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इनमें श्वसन की दर कम होती है
कम होती है तथा सूक्ष्म जीव भी निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लो टेम्परेचर का जाहिर सी बात है एंजाइम पर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ और फैक्टर हमें स्टडी करना है यहाँ पर, और फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये फैक्टर। इस फैक्टर को समझेंगे तो हम एंजाइम के फैक्टर को भी समझ पाएंगे। क्लियर? जैसे ही फैक्टर कंप्लीट होंगे हमारा ये रेस्पिरेशन टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कुछ मॉड्यूल से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।